हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का साइंस क्लास 10th में स्वागत है। और साइंस क्लास 10th में बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक। और इस चैप्टर में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे पिछले वीडियोस के अकॉर्डिंग नामकरण की पद्धतियाँ। तो बच्चों कई वीडियो से हमारी नामकरण की पद्धतियाँ चल रही हैं, जिसमें रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति आपने पढ़ी है। आईयूपीएसी पद्धति के जो प्रमुख नियम थे उन नियमों को मैंने पिछले वीडियो में आपको लिखाया था, है ना। और उन नियमों में मैंने आपको बताया था कि किसी भी यौगिक का जब आप नामकरण करते हो हाइड्रोकार्बन यौगिक का, तो उसके लिए 3 नियम बताए थे। पहला नियम मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ, आपको यौगिक के अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या को काउंट करना है, गिनना है। और कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमको पूर्व लग्न का उपयोग करना है। और पूर्व लग्न 1 से लेकर 10 तक मैंने पिछले वीडियो में आपको लिखाए थे। दूसरा नियम था कि उस हाइड्रोकार्बन यौगिक के अंदर जो कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, उन कार्बन परमाणुओं के मध्य बंध कैसे बने हुए हैं। बंध एकल है, बंध द्वयी है या त्रिबंध बना हुआ है। तो एकल, द्वयी और त्रिबंधों के आधार पर हम वहाँ पर अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। और अनुलग्न भी मैंने आपको 3 लिखाए थे, एकल बंध के लिए एन, द्वयी बंध के लिए ईन और त्रिबंध के लिए आयन। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो नियम था उसमें मैंने आपको बताया था कि पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों को जोड़ दो और हाइड्रोकार्बन यौगिक का नाम बन जाएगा। ये 3 नियम आपको हमने लिखाए थे। तो बेटा आईयूपीएसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाइड्रोकार्बन यौगिकों की पहली सीरीज, पहली श्रेणी, जिसको बोलते हैं हम एल्केन श्रेणी, पहली श्रेणी के यौगिकों का नामकरण यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज आप पढ़ने जा रहे हो एल्केन श्रेणी के यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो बच्चों सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एल्केन श्रेणी होती क्या है और ये एल्केन श्रेणी के अंदर जो यौगिक आते हैं वो कौन से होते हैं और उनका नामकरण हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एल्केन श्रेणी के यौगिकों का नामकरण। तो पहले मैं आपको देखो बच्चों एल्केन श्रेणी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एल्केन श्रेणी की विशेषताएं। तो देखो इसकी विशेषताओं में मैं लिखता हूं, इस श्रेणी के यौगिकों के लिए सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। CnH2n+2 होता है। यहाँ पर जो n है ये है कार्बन परमाणुओं की संख्या। यौगिक के अंदर जितने कार्बन परमाणु दे रखे हैं विते की जगह विते के परमाणुतम n की जगह पे यहाँ नोट कर देंगे और यह हल कर लेंगे। ठीक है ना। नंबर 2, एल्केन श्रेणी के जो यौगिक होते हैं ये संतृप्त होते हैं। ये यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं। कैसे हैं ये? संतृप्त। तीसरा गुण, इनको पैराफिन ध्यान रखना, पैराफिन
पैराफिन्स कहते हो, चाहे पैराफिन्स भी कहते हैं। एल्केन श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन्स। चौथा, इनमें कार्बन ठीक है, परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। बंध कैसे होगा? एकल बंध। अगर एकल बंध को यौगिक कोई भी हाइड्रोकार्बन यौगिक आपको डायरेक्ट मिलता है तो समझ जाओ कि वो एल्केन श्रेणी का यौगिक है, यानी कि संतृप्त यौगिक है। ठीक है ना? इनका अनुलग्न, एल्केन श्रेणी को अनुलग्न का लगेगा एन होता है। ठीक भैया? अब देखो मैं यहाँ पे दो एक उदाहरण दे दूँ तुमको, फिर नामकरण बताऊँगा। एल्केन श्रेणी के उदाहरण दे देता हूँ। जैसे तो देखो बच्चों, अगर n बराबर 3 है, आपको दे दिया n बराबर 3 है, तो उस यौगिक का नाम बताओ, अणुसूत्र बताओ और संरचना सूत्र बताओ। ठीक है? अगर n बराबर 3 है तो यौगिक को नाम बताना हो तुमने। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखना है तुमने? सामान्य सूत्र CnH2n+2। n को मान दे दियो C3, 2 × 3 + 2 C3, 6 + 2 C3H8। ठीक है? अणुसूत्र आ गए यौगिक का, क्या? C3H8। क्लियर भैया? अब इसका आप संरचना सूत्र बनाओ। अबे नाम ना लिख रहे हम, सूत्र नहीं ले रहे हैं। तो देखो बेटा, कार्बन कह के 3, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 3 कार्बन परमाणु को एकल बंध से जोड़कर एक श्रृंखला में लिख दो। बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ही ध्यान से, एक बार में समझ आएगा, आ जाएगा ना तो बहुत अच्छी बात है, पीछे फिर भारी पड़ती है बात को। सबसे पहले आपने अणुसूत्र निकाल लिया। अणुसूत्र में कार्बन 3 है, तो सबसे पहला काम क्या हो गया कि तीनों कार्बन परमाणुओं को एक सीधी श्रृंखला में जमा दिया एकल बंध से जोड़कर, एकल बंध से जोड़कर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है, ध्यान करो, कैक हुए 4 हुए ना। तो देखो यह कार्बन की 4 संयोजकता होंगी, एक तो ये गई, 2 3 4। इस कार्बन की 4 करो, इधर ये भी गिनी जाएगी और ये भी गिनी जाएगी, 4 हो गई। इसकी 4, ये इसके साथ भी गिनी जाएगी, हो गई 4। 7 के साथ का जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। अब गिन लो बेटा, हाइड्रोजन कितने के हैं? 8 है ना। सूत्र में चेक कर लो, 8 ही हैं। कैसे लिख सकें हम? या कार्बन से कैक जुड़ रही हैं 3, फिर बंद लग रहा है, फिर या कार्बन से कैक जुड़ रही हैं 2, फिर बंद लग रहा है, फिर या कार्बन से कैक जुड़ रही हैं 3। ठीक भैया? ये संरचना सूत्र बन गो। अब भाई साहब यहाँ को IUPAC नाम बताना है। ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? पहले लिखना, तुमने कहा पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न, बराबर कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन का नाम। तो बेटा पूर्व लग्न काई के आधार पर लिखेंगे? कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर।
कार्बन की संख्या कितने है? 3। कार्बन की संख्या 3 है तो पूर्व लग्न कहा जाएगा पहलो मैथ, एथ, प्रोप। तीसरे नंबर पर कौन है? प्रोप। ठीक है। प्लस बंद कैसे लग रहे सब रे? एकल। एकल बंद के आधार पर ही तो लिखना है अनुलग्न, हमने बंद के आधार पर ही तो। और इनका अनुलग्न क्या लगाते हो? एन। दोनों ने जोड़ दो कार्बन को प्रोपेन। तो बेटा ये अणुसूत्र कौन को आगो? प्रोपेन को। ये संरचना सूत्र किसका है? प्रोपेन का। समझ आ गई बात किस तरह से हमने हाइड्रोकार्बन यौगिक का अणुसूत्र, संरचना सूत्र और नाम निकाले हुए। तो देखो अब तुम्हारे काज में एन की वैल्यू दे दूं बेटा, यहाँ पर 5 ले लें, एन बराबर 5 ले लें। तो या को अणुसूत्र CnH2n+2 निकालो कहाँ आवेगो? C5 2 गुणा 5 + 2, C5 10 + 2, C5H12 अणुसूत्र आवो। ठीक है। अब या को संरचना सूत्र लिखो। संरचना सूत्र के काज C3 था तो 3 कार्बन की श्रृंखला बनाई। अब C5 है तो 5 कार्बन की श्रृंखला बनाओ। एकल बंद बनाना है कि 5 कार्बन की श्रृंखला बनाने के बाद प्रत्येक कार्बन की संयोजकता को 4 कर दो। देखो हर एक की 4 कर रहा हूं मैं, चेक कर लीजिए प्रत्येक की 4 है रही एक ना है रही। सब खाली बंधन थे हाइड्रोजन जोड़ दो। जितने को खाली बंद है सबसे क्या जोड़ दोगे? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन यौगिक है। ठीक है। अच्छा तो अब या हम इकट्ठो करके लिख दें। या कार्बन थे क्या जोड़ रहे बताओ? 3। या थे 2, अगले वाले से 2, अगले वाले से 2, अगले वाले से 3। ठीक। अब नाम लिखना है। नाम के काज क्या? पहले का लाना है पूर्व लग्न, फिर का लाना है अनुलग्न, और बराबर का आ जाएगा HC का नाम, हाइड्रोकार्बन यौगिक को नाम आ जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा अब आप चेक करो पूर्व लग्न कहाँ आवेगा? 5 है। 5वें नंबर पर कौन है? देखो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। 5वें नंबर पर कौन आवेगा? पेंट। अनुलग्न का लगाना है एन। का नाम बन गो यौगिक को? पेंटेन। का नाम बन गो? पेंटेन। तो ये अणुसूत्र का ही को है गो? पेंटेन को। समझ में आ गई बात कैसे हम IUPAC नाम निकाल रहे हैं? तो हमने एल्केन श्रेणी की विशेषताएं आपको बता दी। एल्केन श्रेणी के यौगिक किस तरह से बनाते हैं वो आपको समझाएं। अब आप लोग एन की कोई भी मान ले सकते हो, 1 से लेके 10 तक कोई भी मान ले लो, और एन को मान लेके बच्चों आप उनके यौगिक बनाना घर पे, और यौगिक बना के उनका नामकरण करना। फिर आपको पता लग जाएगा कि मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, इनके अणुसूत्र क्या आते हैं और इनकी संरचना सूत्र क्या आते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये काम करना है बच्चों, अब आज ही करना है ये काम समझने का, जिससे आप सीख जाएं बनाना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार में सीख गए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीखे तो पूरी साल जान खाओगे आप लोग, इसलिए सीख जाओ। ठीक है ना।
आगे मैं तभी बढ़ाऊंगा जब आप सुख सीख जाओगे। नोट करो। अब चलो एल्केन श्रेणी के यौगिक अगर आपके पास आपके लिए आ जाए तो उनके लिए हम अब नामकरण के नियम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल देंगे एल्केन श्रेणी के यौगिकों के लिए नामकरण के नियम। हाँ भाई, नामकरण के नियम। पहलो नियम बड़े ध्यान से देखने भैया। सबसे पहले क्या करोगे, सर्वप्रथम यौगिक में से सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। सबसे पहला काम का आएगा, कोई भी कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक आपको दे रखा है, उसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करोगे, ठीक है ना। अब यह कार्बन श्रृंखला पे थे जो बाहर रह जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, इसको तो बोल देंगे मुख्य श्रृंखला। इस मुख्य श्रृंखला से बाहर रहे समूह प्रतिस्थापी कहलाते हैं। बाहर रहे समूह का कहलाएंगे प्रतिस्थापी, ठीक है। नियम नंबर 2, यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबी कार्बन श्रृंखला यौगिक में हैं तो कौन सी चुनेंगे भाई। यहाँ पहले कह दिया हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे। अब 2 लंबी कार्बन श्रृंखला समान लंबाई की यौगिक में आते हैं तो कौन सी लेंगे। तो उस श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिसमें अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हों। जहाँ में ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़ रहे हैं वह श्रृंखला को चुनाव हम करेंगे। नियम नंबर 3, नाम लिखते समय प्रतिस्थापी को पहले लिखा जाता है। पहले कौन लिखा हो, प्रतिस्थापी, ठीक है ना। अगर प्रतिस्थापी 2 या 2 से अधिक हैं तो उनको
इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिखते हैं। देखो प्रतिस्थापी में बता दूंगा तैयार काज कौन कौन से हुए और उनके नाम भी बता दूंगा, और आपको ये भी पता चल लग जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इन प्रतिस्थापी ने लिखेंगे तो हम पहले कौन से लिखें और पीछे कौन से लिखें, ठीक है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे नियम 4 नंबर, नियम नंबर 4। यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हैं तो उनके लिए निम्न शब्दों का उपयोग करेंगे। जैसे देखो, यदि एक प्रतिस्थापी है तो उसको बोलेंगे आप मोनो। अगर प्रतिस्थापन की संख्या 2 है तो वाक्य काज का बोलेंगे डाई। अगर 3 है तो वाक्य काज बोलेंगे ट्राई। और संख्या है कि 4 तो बोलेंगे बात है टेट्रा। संख्या है कि 5 तो बोलेंगे बात है पेंटा। 6 के काज है हेक्सा। 7 के काज है हेप्टा। 8 के काज है ऑक्टा या ऑक्ट या हेप्ट लिख दो, कछु लिख दो। चलो 8 ही कर लेने, ठीक है ना। अगला नंबर लिखें अब आपको क्या करना है, देखो बेटा, प्रतिस्थापियों का अंकन करना है। और प्रतिस्थापियों का अंकन को मतलब नंबर देने हैं। कैसे नंबर दें, यह बात है बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। कार्बन श्रृंखला में बहुत साधारण तरीका तो लिख रहा हूं मैं। प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक दिए जाते हैं। कम से कम अंक दिए जाते हैं, ठीक है ना। अगर यूँ एक समस्या आ सके तैयार सामने, यदि दो प्रतिस्थापी हैं और उनको समान अंक मिल रहा है, दो असमान प्रतिस्थापियों को समान अंक मिलता है तो नामकरण के समय उस प्रतिस्थापी को पहले
लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में माला के क्रम में पहले आता है। नियम ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेटा। नियम अगर हमको ध्यान में आ गए तो समझ लो नाम लिखना सीख गए। छठवां नियम, नाम जब लिखेंगे तो अंकों के मध्य तो कॉमा लगाएंगे और अंक और नाम के बीच में हाइफन का प्रयोग करेंगे। नाम लिखते समय अंकों के मध्य कॉमा कॉमा ऐसे ही तो लगाऊं, तथा नाम व अंक के मध्य हाइफन। और हाइफन कैसे लगाएंगे बेटा? ऐसे डैश से लगाएंगे, हाइफन लगाते हैं। तो देखो बच्चों, ये 6 नियम लिखे हैं मैंने भाई, ठीक है ना। और ये 6 नियम अगर हम जान जाएं तो किसी भी IUPAC पद्धति के लिए या कोई भी हाइड्रोकार्बन यौगिक का IUPAC नाम लिखने हमारे लिए कोई कठिन नहीं है, अगर नियम ने हम इन सब ने याद कर लें तो। आप इन सभी नियमों को बड़े गौर से पढ़ोगे और ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? फिर कह रहा हूँ, नियम अगर आपने ध्यान रख लिए तो निश्चित रूप से एक बार में IUPAC नाम लिखना सीख जाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहला काम है, बड़े साधारण तरीका से तुम्हारे का जो मैंने नियम लिखे हैं जो तुम्हारी आसानी से समझ में आ जाएंगे। और बच्चों एक चीज़ और बता दूं, ये नियम परीक्षा में ना पूछे जाएं तुमसे, पेपर में ये नियम नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन IUPAC नाम पूछा जाएगा। और उस IUPAC के नाम लिखने के लिए आपको ये नियम याद होंगे तो ही लिख पाएंगे, नहीं तो ना लिख पाएंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, सभी बच्चे इस बात का ध्यान करें कि हमको किसी भी हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण करने के लिए, IUPAC नाम लिखने के लिए दिए गए जो ये नियम हैं ये कन्फर्म याद रखने हैं। अब मैं यहाँ से आगे उदाहरण की सहायता से आपको प्रत्येक नियम में यूज करके बताऊंगा कि कहाँ काम आ रहे हैं और क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप लिख लो इन्हें फटाफट। अब मैं आपके लिए भाई साहब यहाँ पर लिख देता हूँ प्रतिस्थापी कौन कौन से है सकें, है ना। देखो कुछ प्रतिस्थापी लिख देता हूँ मैं जो तुमको मिलेंगे नामकरण के समय। देखो बंद CH3 इसको बोलेंगे मैथिल, पहले भी लिखा चुका हूँ मैं। बंद CH2 CH3 इसको बोलते हैं बच्चों एथिल। बंद CH2 CH2 CH3 या तो बोल सके हम प्रोपिल। और देखो बंद CH और इस तरह से अगर आपको मिल जाए इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल। ठीक है ना। और देखो बंद CH2 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 CH3 इसको बोलेंगे ब्यूटिल। क्या बोल सकते हैं? ब्यूटिल। बंद Cl इसको बोलेंगे क्लोरो। बंद Br इसको बोलेंगे ब्रोमो। बंद NO2
इसको बोलेंगे नाइट्रो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं भैया। बंद आई, इसको बोलेंगे आयोडो। क्या बोलेंगे इसको? आयोडो। और लिख दो एक आध दो। बंद एफ, इसको बोलेंगे बेटा फ्लोरो। क्या बोलेंगे? फ्लोरो। चलो इतने की ध्यान रखो, इनसे संबंधित आपको नाम आ जाते हैं। तो ये कुछ प्रतिस्थापी समूह हैं जो आपको IUPAC में नामकरण करते समय काम में आएंगे, और वहाँ यौगिकों के अंदर ये लगे मिलेंगे तुमने। तब हमको ध्यान में आएगा कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है इस समूह का नाम क्या है, इसलिए हमको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है ना? तो आप लोग ये मत सोचना कि सर जी याद करवे का जो बहुत कछु बता रहे हैं। बेटा सीखने के लिए आपको याद तो करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बच्चों आपके लिए मैंने आज नियम लिखा दिए, एल्केन श्रेणी से के जो यौगिक हैं उनकी विशेषताएं बता दी, और विशेषताओं में से आपको यौगिकों का निर्माण करना सिखाया है, नामकरण के नियम सिखाए हैं, और प्रतिस्थापित समूह लिख दिए हैं। ठीक है ना? तो आज के इस वीडियो में तो बस मैं इतना ही बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगले वीडियो में मैं एल्केन श्रेणी के यौगिकों के नामकरण कैसे होते हैं इसको आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। ओके।